देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 2012 एसएससी संयुक्त हायर्ड यानी 10+2 लेवल 2013 में आया हुआ है। तो धारा बतानी है कि किस धारा के अंतर्गत भारत के संविधान में जो हमारे अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है, तो हम किस धारा के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में जाकर आवाज़ उठा सकते हैं। तो धारा वो है, इसका ए ऑप्शन सही है, सीधे धारा 32 होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रावधानों का देश में कोई भी व्यक्ति, ठीक है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 32 दे रखा है, कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों का हनन, जिसके भी मूलभूत अधिकारों का हनन हो रहा हो, वो सीधे उच्चतम न्यायालय में जाके और अपनी रिपोर्ट को दर्ज करवा सकता है, उच्चतम न्यायालय में इस मामले को उठा सकता है। या सीधे व्यक्ति का मूल अधिकार है और अपने अधिकारों का उपचार न्यायालय में जाके कर सकता है। ठीक है, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आने के बाद एसएससी के टॉप 25 क्वेश्चन के ऊपर चर्चाएं करते हैं और जो प्रीवियस ईयर काफ़ी पिछले पुराने से पुराने पेपरों में आए हुए क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। और आप नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं आगे इसी सीरीज को बढ़ाते हुए क्या कहती है इसकी आज की सीरीज और आज की क्लास। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ कि यदि आप वीडियो को पूरा देखते तो एक भी क्वेश्चन आपका निकल के नहीं जाएगा एसएससी। तो ठीक है, भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब अधिनियमित किया गया था? तो भारत में सूचना का अधिकार बताना है 15 जून 2005 इसका सही जवाब है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम जो था ना 15 जून 2005 को अधिनियमित किया गया था। अधिनियमित बोले तो लागू किया गया था, बनाया गया था, शुरुआत करी गई। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब है 1985। 1985 में भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून पारित किया गया था। ठीक है, ये संविधान का संशोधन बोले तो 52वां यानी 52वां संविधान संशोधन द्वारा राजनीति दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था। जैसे कोई भाजपा का सदस्य है, वो सपा में जा रहा है तो उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कल सपा में गया, उसके बाद में क्या हुआ, वो बसपा में चला गया और बसपा में जाने के बाद कांग्रेस पार्टी में आ गया। इसके ऊपर कब प्रतिबंध लगा दिया गया था? 1985 और संविधान में 52वां संशोधन कर दिया गया था। बस यही क्वेश्चन को बताने का एक उद्देश्य था और ये 2012 में पूछा गया था। ठीक है, तो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है और देखते हैं। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह है? ठीक है, तो जो ऑप्शन दे रखे इनमें डिजरेली सही जवाब है। डिजरेली समय था 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की व्यापकता को देखते हुए डिजरेली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था कि भैया ये देशव्यापी विद्रोह है, इसको एकदम से दबाना संभव नहीं है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? ये क्वेश्चन एसएससी CHSL 2011 के अंतर्गत आया था। और तो किसे भारतीय बिस्मार्क कहा जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल जो है ना, इसका सही जवाब है। देखते हैं, जिस प्रकार बिस्मार्क द्वारा जर्मनी का एकीकरण किया गया था, इसलिए बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण के लिए जाना जाता है, उसी प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय रियासतों का भारत में सम्मिलन किए जाने के कारण इन्हें भी भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है और किस प्रकार से इम्पोर्टेंट रखता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछने की बात करें तो एसएससी भर भर के पूछ रही है। एसएससी CHSL 2011 स्टेनो ग्रुप C हो, ग्रुप D हो, 2012 के अंतर्गत आया था। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो थी स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। तो देखते हैं
समय था 1896-97 ईस्वी का। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। सर्वप्रथम मठ की स्थापना कलकत्ता के समीप बराहनगर में की गई थी। तत्पश्चात बेलूर, जिससे कलकत्ता में मिशन की स्थापना की गई। बेलूर कहाँ है? तो कलकत्ता में पड़ता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? एसएससी CGL 2011 का क्वेश्चन है और इसका सही जवाब जो डी ऑप्शन के अंतर्गत दे रखा है, हम लोग देखते हैं डी ऑप्शन में गुरु अर्जुन, जो कि गुरुओं के 5वें गुरु थे। ठीक है, इन सिख गुरुओं के 5वें गुरु थे, उनको सच्चा बादशाह कहा जाता है। गोविंद सिंह की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु से, और तेग बहादुर देववा थे जिन्होंने अपना सरेआम सिर कलम करवा दिया था। ठीक है, औरंगजेब के शासनकाल में। गुरु अर्जुन देव ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा। इन्हें सन 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की। तो आदि ग्रंथ की रचना करने के बाद खुसरो को समर्थन देने के कारण जहांगीर ने 1606 ईस्वी में इन्हें मृत्युदंड दे दिया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है और किस प्रकार से जरूरी है। स्टेनोग्राफर 2010 में इसी प्रकार के प्रश्नों को भर भर के पूछा, तो आने वाले एग्जाम्स में इसी प्रकार के प्रश्नों को फिर से रिपीट होने की संभावना है। तो इन क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दीजिएगा भाई। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय हुआ करता था? कौन सा मुख्यालय था और किस जगह को उन्होंने अपना मुख्यालय चुना था? ये बात पुर्तगालियों की करी जा रही है। तो बी ऑप्शन से गोवा। गोवा की राजधानी पणजी है। तो हुआ क्या था? प्रारंभ में अल्फांदो द अल्बुकर्क द्वारा कोची को मुख्यालय बनाया गया। 1530 ईस्वी आता है। इसमें नीनो द कुन्हा द्वारा सरकारी कार्यालय को कोची से गोवा स्थानांतरित कर दिया गया। इस प्रकार गोवा काफ़ी लंबी अवधि तक पुर्तगालियों का मुख्यालय बना रहा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नाना फडणवीस के बारे में देखते हैं। नाना फडणवीस का मूल नाम क्या था? एसएससी CGL 2012। बालाजी जनार्दन भानु। बालाजी जनार्दन भानु नाना फडणवीस का नाम था। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाबर के तुजुक-ए-बाबरी नाम अपने संस्करण किस भाषा में लिखे थे? तो भाषा की बात करें तो बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुक-ए-बाबरी नाम से संस्करण लिखे थे। 2015 में CHSL ने इस क्वेश्चन को पूछा था। तो बाबर से रिलेटेड एक बात तो आप ध्यान से देख ही चुके हैं, एक क्वेश्चन आया है, तो बाबर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन आने की संभावना है। तो बाबर का पूरा इतिहास ही आप पढ़ के जाइएगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। बाबर ने तुजुक-ए-बाबरी बाबरनामा नामक अपना संस्करण मूल तुर्की भाषा में लिखा था। इसमें भारत में मुगल सम्राट के संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के जीवन की घटनाओं का उल्लेख किया गया। इस पुस्तक में बाबर ने भारत की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक स्थिति का वर्णन भी किया है। तो इस प्रकार बाबर की ये पुस्तक तुजुक-ए-बाबरी इतिहास को जानने में भी मददगार है। इसकी भाषा तुर्की है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन MTS का, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं और जिसके आने वाले एग्जाम्स में आप पेपर देने जा रहे हैं। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्याद लिखी थी। क्या है? अमुक्तमाल्याद। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तुलुक साहित्य का क्लासिक युग कहा गया है। इसके राजदरबार में तुलुक साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। कृष्णदेव राय ने तुलुक में अमुक्तमाल्याद एवं संस्कृत में जाम्बवती कल्याणम की रचना की। इन्हें आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधियाँ प्राप्त थी। या बाबर के समकालीन बोले तो जब बाबर का शासनकाल चल रहा था उसी समय इन भाई साहब कृष्णदेव राय दक्षिण भारत में अपना शासनकाल चला रहे थे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन जो कि एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2009 के अंतर्गत आया है। अगला क्वेश्चन कहते हैं बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका बी ऑप्शन सही जवाब है, वारेन हास्टिंग बंगाल का पहला बोले तो सबसे पहला कोई गवर्नर जनरल था तो बंगाल का वारेन हास्टिंग गवर्नर था।
तो देखिए समय था उस समय 1773। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और भारत का शासनकाल कंपनी के अधीन चला जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? तो गदर का नेतृत्व किसने किया था? स्टेनोग्राफर CD 2012 में भर भर के पूछ लिया, तो आने वाले एग्जाम्स के लिए आप भी हो जाइए तैयार। इसका नाना साहिब सही जवाब है। कानपुर के गदर का नेतृत्व बोले तो हीरोगिरी या मुखियागिरी का काम किसने किया था? तो नाना साहिब ने किया था। समय था 15 जून 1857 को विद्रोहियों ने कानपुर को अंग्रेजों से छीन लिया। यहाँ नाना साहिब ने गदर का नेतृत्व किया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि SSC CPO SI 2012 पूछ रहा है। कह रहा है अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना जो नीचे दे रखे हैं नाम, इनमें से किसने करी? तो C ऑप्शन इसका सही जवाब है। विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर ने अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी। समय की बात करी जाए तो समय था 1899। ठीक है, मित्र मेला ही वर्ष 1904 ईस्वी में गुप्त सभा अभिनव सभा में परिवर्तित हो गई। 1899 स्थापना होती है और 2004 बोले तो 5 साल के बाद किसमें? अभिनव भारत में परिवर्तित हो जाती है। अभिनव भारत की शाखाएं महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी स्थापित करी गई थी उस समय। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। जो कि अगला क्वेश्चन है सबसे इम्पोर्टेंट रखता है। SSC मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008, SSC CBO 2015 इनका फेवरेट क्वेश्चन हो चुका है। तो फेवरेट होने के नाते देखते हैं, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु तक अपने पद पर बने रहेंगे? ये संविधान कहता है। कब तक बने रहें? जब तक वे 65 वर्ष के बूढ़े नहीं हो जाते, तब तक वे अपने पद पर बने रहेंगे, टिके रहेंगे। ये संविधान का अनुच्छेद 124 कहता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार से जरूरी है। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो वो 2 सदन कौन से? लोकसभा तथा विधानसभा। ठीक है, भारत के संसदीय ढांचे में लोकसभा तथा विधानसभा अस्थायी सदन है, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद स्थायी सदन है, टिकाऊ सदन है, कभी भंग नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। SSC मैट्रिक स्तरीय 2001 और संयुक्त स्नातक 2012 में भी पूछा गया है। तो किसने 2 पूर्ण अवधियों तक भारत के उपराष्ट्रपति पदभार संभाला था? तो इनमें से जो 3 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से A ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, S राधाकृष्णन। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरी जानकारी इनके बारे में पढ़ लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर समय ना व्यतीत करते हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है अभिव्यक्त ग्राम सभा सहित रूप से निरूपित करती है पंचायत के लिए निर्वाचन मंडल। यही सही जवाब है और फेवरेट क्वेश्चनों में से एक है। अभिव्यक्ति ग्राम सभा सहित रूप से निरूपित करती है ग्राम पंचायत के निर्वाचन के लिए। ये संविधान में भी इसका प्रावधान है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाविष्ट संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243B के अनुसार ग्राम सभा में ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र के भीतर समाविष्ट किसी ग्राम से संबंधित निर्वाचक नामावली में रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों अर्थात उस ग्राम के सभी वयस्कों से मिलकर बना निकाय अभिप्रेरक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो कहाँ पे सुनिश्चित किया गया? राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत, यही इसका सही जवाब है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यद्यपि सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक क्या है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यद्यपि सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय का संकल्पना तथा स्थापित सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु संविधान प्रावधान संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है?
तो स्टेनोग्राफर 2011 में आया हुआ था। तो कृषि राज्य सूची के अंतर्गत आता है, जबकि दंड, शिक्षा, रक्षा ये किसके अंतर्गत आती है? राज्य सूची के अंतर्गत ना आकर ये पूरे इंडिया लेवल पे लागू हो जाता है। इंडिया लेवल बोले तो राष्ट्रीय हो जाता है। दिए गए विषयों में से कृषि विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। संघ सूची, रक्षा संघ सूची का विषय, जबकि दंड, शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। आप ध्यान से देख लीजिएगा। भारत में किस राज्य में, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे कभी भी महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई है? तो महाराष्ट्र इसका सही जवाब है, जो कि 2014 के अंतर्गत काफ़ी बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ है। राष्ट्रपति जो कि महाराष्ट्र में महिला मुख्य न्यायाधीश कभी नहीं बनी, जबकि तमिलनाडु में अब तक 2 बार महिला जानकी रामचंद्रन एवं जयललिता, एवं राजस्थान में महिला मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, और उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और मायावती बहन जी बन चुकी हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अंतर्गत भी इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 76A के तहत राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहरित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाता है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षित आयु क्या होती है? 65 वर्ष। ये क्वेश्चन तो हो चुका है। मंत्रिमंडल तानाशाह का विचार किसने दिया था? तो क्या था भाई? मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसने दिया था? तो मयूर ने दिया था। अब मयूर क्या था? मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार रेमरे मयूर की देन है। मयूर का मानना है कि अपने दल में बहुमत के कारण सरकार सब कुछ करने की अवस्था में आ जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है राज्य के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्य का सदस्य बनना है तो न्यूनतम आयु राज्यसभा के लिए 25 साल है, और लोकसभा की बात की जाए तो 25 ईयर कहें तो 25 वर्ष होती है। लोकसभा 25 और राज्यसभा 30। इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के तहत राज्यसभा के सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष एवं लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी आवश्यक होती है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी रहे थे। इनके बारे में आप डिटेल एक बार देख लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है? कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 368। ये भाई साहब एक नहीं हजारों एग्जाम्स में आया हुआ प्रश्न है। संविधान की संसद के संविधान संशोधन के सख्त और उसके लिए प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 368 में वर्णित। अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, अर्थात कुल सदस्यों के आधे से अधिक और उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसका पारित होना आवश्यक है। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? किसी भी उच्च न्यायालय में जाइए, अपनी रिट को जारी कर दीजिए। रिट जारी करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 प्रत्येक उच्च न्यायालय को 226 के तहत अपनी रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग करते रहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। टोटल आप नीचे PDF में देख सकते हैं 30 बोले तो 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह प्रश्न कहता है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए 2017 के अंतर्गत आया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में यद्यपि सभी नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय का संकल्प है तथा अब सामाजिक एवं आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने हेतु प्रावधान संविधान के भाग 4 में प्रस्तुत राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत प्रस्तुत किए गए हैं। तो मुझे दोस्तों आशा है
कि आज की क्लास मुझे जो कि हमारे द्वारा स्टार्ट करी गई, तो एसएससी एमटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे काफ़ी बेहद ही आपको पसंद आई होगी। तो पसंद आई होगी तो भाई साहब इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के बेहतरीन और एक से एक मज़ेदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू। अपना ख्याल रखिए और इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।